नमस्कार दोस्तों, आपके इस निशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपनी पिछली बात थी सोनेट के बारे में थी, उसकी PYQs MCQs मिलाकर आपके सामने प्रेजेंट किए थे। ठीक उसी प्रकार से आज जो तुम्हारे वहां पर MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो लिटरेटम या फिगर ऑफ स्पीच के अंदर से ही हैं और जिसका नाम आप यहां पर देख पा रहे हैं, कौन सा आपका एलर्जी। ठीक है, ये इसे मैं सिंपल वे में यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका जो स्पेल आप करेंगे वो ऐसे करेंगे ELEGY। ठीक है, और एलर्जी है, एलर्जी को आप जब हिंदी में लिखते हैं तो यहां पर बताओ क्या कहा जाएगा, इसे आपका शोक गीत कहा जाएगा। ठीक है, जो आपकी किसी की डेथ नियर बाई हो सकता है, क्लोज रिलेटिव हो सकता है, एसोसिएटेड हो सकता है, उससे जुड़ी हुई चीजों के साथ में जो चीजें आपकी हैं, जहां किसी का लॉस है, किसी के बारे में आपकी डेथ या डिमाइज की बात की जाती है, मृत्यु की बात की जाती है, या फिर किसी चीज के लिए आप डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं और उसमें आपको लगता है कि आप थोड़ा एंजाइटी लेकर आते हैं, वरी लेकर आते हैं, मेलंकोलिक मूड होता है, सैड होता है, ग्लूमी होता है, डिस्ट्रेस आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आती है, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी वहां पर एलर्जी के अंतर्गत आती हैं। तो एलर्जी है वो एक शोक गीत के रूप में माना जाता है। तो इससे जो सवाल बनेगा वो ऐसा नहीं बनेगा कि आपको एक पूरा पोयम दे दिया गया और फिर ये पूछा कि एलर्जी है या नहीं, ऐसा सवाल नहीं बनेगा। आपसे एकमात्र सवाल एलर्जी का ऐसा बनता है कि एलर्जी है क्या, एलर्जी के एट्रीब्यूट क्या हैं, एलर्जी के प्रकार कौन से, इस टाइप के सवाल वहां पर बनते हैं। तो बिना देरी किए बिना चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एलर्जी। ये मैं बार बार आप बच्चों को सिखाता हूं कि यहां पर जो पर्पस नहीं बल्कि पर्पस होता है उद्देश्य। और बताओ आपका उद्देश्य किसके लिए, वहां पर आपका एलर्जी के लिए, आपके शोक गीत के लिए होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां प्राथमिक तौर पर एलर्जी किसी नुकसान के बारे में बात करता है, किसी मृत्यु या फिर आपके किसी के दूर जाने की या फिर किसी की बेवफाई के बारे में बात करता है। वो किस में जाएगा, आपका एलर्जी में। तो यहां पहला जो आपका ऑप्शन है कि टू इंटरटेन, मनोरंजन, बिल्कुल नहीं करता है। टू प्रेज नेचर, प्रकृति है उसकी प्रशंसा, बिल्कुल नहीं करता है। टू टेल ए हेरोइक स्टोरी, किसी आपकी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी, किसी बहादुरी या वीरता या साहसी या फिर पराक्रमी अवस्था है उससे जुड़ी हुई कहानी को कहना, ऐसा भी वहां पर नहीं होता है। तो इसमें टोटली यहां पर जो बात होती है किसके लिए, आपका मौन। मौन का मतलब आपका शोक जताया जाता है, दुख जताया जाता है, किसके ऊपर, आपका लॉस। लॉस का मतलब एक नुकसान के बारे में वहां पर आपका जताया जाता है। तो नुकसान किसी पर्सन का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी बर्ड का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी प्लांट का हो सकता है। तो आंसर कौन सा है, टू मौन। मौन का मतलब शोक जताना, किसी के नुकसान पर शोक जताना, वो चीज क्या है, आपका एलर्जी का प्राइमरी पर्पस है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखिएगा कि दूसरे सवाल में अगले ने पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स, निम्नांकित में से कौन सी ऐसी विषय वस्तु है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट कंटेंट है जो कि मोस्ट एसोसिएटेड, सबसे ज्यादा संबंधित है, सबसे ज्यादा प्रभावित है कि इसके लिए वहां पर एक एलर्जी के लिए है। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो यहां पर ये एडवेंचर क्या किसी साहसिक प्रयास से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या वहां पर आपका लव एंड पैशन, प्रेम और मजबूत भावना से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, किसी युद्ध या द्वंद्व है उसके साथ में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। यह किससे जुड़ा हुआ बेटा जी, आपका ग्रीफ, दुख से जुड़ा हुआ है, या साथ में कंसोलेशन मतलब सांत्वना दी जाती है, उसके साथ में वहां पर एक दुख है, उस पर ठंडे छींटे मारने का, उसे थोड़ा शांत करने का, उसे आपका सिंपैथी एम्पैथी देने का काम किया जाता है, सहानुभूति या करुणा जताई जाती है। वो किस में आएगा, आपका वहां पर एलर्जी के अंदर आएगा। तो एलर्जी में इन थीम पर काम किया जा सकता है। ये जो ग्रीफ वर्ड है वो एलर्जी से जुड़ा हुआ है, कंसोलेशन एलर्जी से जुड़ा हुआ है, पीछे वाले क्वेश्चन में जो लॉस है एलर्जी से जुड़ा हुआ है, मौन आपका एलर्जी से जुड़ा हुआ है। ऐसे लास्ट में आते आते आप 20 से 25 वर्ड्स इकट्ठे कर लेंगे जिन पे आधारित आपका एलर्जी का क्वेश्चन बनता है। आज का अपना
तीसरा सवाल, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल कहा जाएगा। अगले ने क्या कहा वहां पर आपका कि जो एलर्जी अपने पास में शब्द है, देखो इस सवाल को अगर आप पढ़ते हैं ना तो अगला क्या बोलता है कि फ्रॉम विच लैंग्वेज, कौन सी ऐसी भाषा है जहां पर आपका एलर्जी है वो शब्द ओरिजिनेट हुआ है, जहां से आपका एलर्जी शब्द आपका लिया हुआ है। तो इसकी हल्की सी जानकारी मैं आपको वहां पर देता हूं कि मेनली जो आपका एलर्जी वर्ड है वो कहां से लिया हुआ है। अब इसमें दुखद गीत वगैरह है, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो नॉर्मल सी चीज है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्राचीन जो आपका यूनानी भाषा एलागोस है वहां से लिया हुआ है। गौर करना, इसका जो ओरिजिनेशन है, आपका ओरिजिनेटिंग पार्ट है किसका, एलर्जी का, ये ओरिजिनेट होना या इसकी उत्पत्ति होना ये कहां से है, एंशंट। एंशंट का मतलब आपका प्राचीन, ग्रीक, ग्रीक का मतलब बताओ किससे है, आपका यूनानी लैंग्वेज या यूनानी भाषा से है, जिसमें जनरली अपन एक वर्ड पढ़ते हैं कौन सा, आपका एलागोस वगैरह, वहां से लिया जाता है। और एलागस के मायने क्या होते हैं आपका वहां पर, जो फ्यूनरल लैमेंट है, फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार होता है या फिर आपके शव को दफनाना होता है, उस वक्त वहां पर जो विलाप किया जाता है, रोना धोना है, या उस वक्त जो आपके वक्तव्य दिए जाते हैं वो सारे किस में आते हैं, आपके एलर्जी में, एलागोस में आते हैं। तो ये वर्ड जिस भाषा से लिया हुआ है वो भाषा कौन सी है, ग्रीक है। ग्रीक को अपन क्या कहेंगे हिंदी में, यूनानी भाषा कहेंगे। आपके पास में एक वर्ड ये भी आता है कौन सा, ग्रीस आता है। तो ग्रीस के अगर मायने आप बोलते हैं तो ग्रीस का मतलब वहां पर क्या बनेगा बताओ, आपका वहां यूनान बनेगा। तो ये चीज आप यहां से हटा दीजिए, इसमें लैटिन की कोई बात नहीं है, फ्रेंच की कोई बात नहीं है, यहां पर इटालियन की कोई बात नहीं है। जैसे आप बात करते हैं इटालियन, तो इटालियन तो सोनेट से जुड़ा हुआ है ना, आपका पेट्रार्कन वाला जो आपने कल वाली वीडियो में वहां पर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। चौथा, ये बहुत बहुत ज्यादा फेमस एलर्जी के रूप में वहां पर काउंट किया जाता है। इसको जब भी एलर्जी की थियरी की क्लास में पढ़ाता हूं तो डेफिनेटली बताता हूं। अगर कोई क्रिएशन आता है ना, कोई कृति आती है बेटा, तो उसमें इतना ध्यान रखना है कि कृति में कृति का नाम और कृतिकार कौन है, उसका वहां पर लेखक है, उसका कवि है, उसको लिखने वाला, उसका रचयिता है, वो कौन है, वो आपको सीधा सीधा याद रखना है। जैसे आपने पीछे वाले में ऑप्शंस को काटा, बड़ा आसानी से आपके पास में फैक्ट है ना, यहां से ऑप्शन को काटा क्योंकि आपके पास में फैक्ट है। ठीक उसी प्रकार से ये भी आपकी एक फैक्चुअल चीज होती है। जैसे आप ग्रेजुएशन में अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट रहे तब तो आपको तकलीफ नहीं होती है, सामान्य कैडर से आप निकल कर आते हैं तो वहां थोड़ी तकलीफ होती है। तो अपना नॉलेज इनहांस करना, इन चीजों को बढ़ाना। क्या बोला अगले ने, एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। जो एलर्जी है जिसे आपका कंट्री चर्चयार्ड में लिखा गया, ये लिखा किसने आपका वहां पर, तो एक फेमस एलर्जी है। और ये कहूं कि टॉप 5 एलर्जीज इंग्लिश लिटरेचर की उसमें से काउंट किया जा सकता है। जब मैं जॉन डन की बात करता हूं, इनकी बात इससे जुड़ी हुई नहीं है। रेनर मैरिया रिल्के, ये तो आपसे रिलेशन ही नहीं है। ओविड का जो आपका वहां पर मेटामॉर्फोसिस वगैरह की चीजें अपन देखते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो डायरेक्टली जब इन चीजों को मैं लूंगा तो किसमें चला जाएगा बताओ, आपका टॉमस ग्रे में। आपको यहां इस क्वेश्चन में, बाकी मैंने 3 काट दिए लेकिन आपको काटने नहीं आए, कोई तकलीफ नहीं है। रीजन, आपको टॉमस ग्रे का नाम याद रखना है और साथ में क्रिएशन एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये आपके सामने वहां पर देखने को मिलेगा। ये देके इसका नाम पूछ सकता है, टॉमस ग्रे का नाम देके उनकी लिखी हुई एलर्जी का नाम पूछ सकता है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, टॉमस ग्रे आपको पता होना चाहिए, एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड आपको वहां पर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। What is the structure of classical elegiac couplets? आपके जो क्लासिकल एलेजाइक कपलेट्स होते हैं उनकी अपन बात करते हैं तो क्या बनेगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए क्या हो सकता है, नया हो सकता है, क्योंकि इसमें अगले ने आपसे क्या पूछा, स्ट्रक्चर पूछा। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना है किसकी, वहां पर उन कपलेट्स की। कपलेट्स क्या होते हैं आपकी, जो 2 लाइंस का नेचर होता है, 2 लाइंस का वहां पर एक आपका टुकड़ा एक साथ दे दिया जाता है। जैसे दोहा अपन बोलते हैं तो दोहा को अंग्रेजी में क्या कह देंगे, आपका कपलेट। कपलेट नहीं होगा, इसका उच्चारण क्या बनेगा वहां पर, कपलेट। और किस में काम में आने वाला, एलर्जी में, उसे क्या कहा जाएगा, एलेजेक। एलेजेक जो आपका कपलेट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और एलेजेक ये कपलेट भी कौन सा, क्लासिकल है। क्लासिकल का मतलब आपका एंशंट वाला है, पुराने वाला है, प्राचीन स्तर वाला है। ठीक है, तो यहां पर इसमें 2 मीटर काम आते हैं।
दो छंद काम आते हैं। एक का नाम यहां पर क्या होता है आपका, पेंटामीटर होता है। ये पेंटामीटर नाम तो आपने वहां भी सुना मेरे से, किसमें, सोनिट में सुना है। और एक इसमें क्या रहता है वहां पर आपका हेक्सामीटर रहता है। तो अब ये दो छंद हैं, दोनों इसमें काम में लिए जाते हैं। तो इसमें जो पहले अपने पास में आता है बस इतना ही ध्यान रखना कि पेंटामीटर आएगा या फिर आपका हेक्सामीटर आएगा। तो जो हेक्सामीटर है वो इसमें पहले आके उसको फॉलो कौन करेगा, उसके बाद कौन आएगा आपका वहां पर पेंटामीटर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने पास कपलिट की बात हो, कपलिट किसका, आपका एलएसजी की बात हो, और वो भी किसमें, आपका क्लासिकल नेचर या एंशंट नेचर में हो आपका। इसमें बहुत ज्यादा डीप में मत घुसना, क्योंकि तुमसे छंद अलग से पूछे नहीं जाते हैं, छंदों के नाम पूछते हैं कि जैसे सोनिट के अंदर कौन सा काम आता है, आयम्बिक पेंटामीटर काम आता है, इतना नाम ही पूछेगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपका क्लासिकल एलएसजिक क्या है, कपलिट, उसमें कौन सा काम आता है, दो काम आते हैं, हेक्सामीटर भी काम आता है, पेंटामीटर भी काम आता है। पहले इसमें अपने पास में हेक्सामीटर रहेगा और उसको फॉलो कौन करेगा, पीछे पीछे कौन आएगा, आपका पेंटामीटर आएगा। तो यहां पर यह चीज तो अपने आप हट जाएगी, अकेला हेक्सामीटर नहीं हो सकता है, अकेला पेंटामीटर नहीं हो सकता है। अब इसमें अगले ने बड़ी चतुराई के साथ में इसका क्रम बदल दिया। पहले आपको पेंटामीटर बता दिया जो इसमें अवेलेबल नहीं होगा, बाद में आपको इसमें हेक्सामीटर बता दिया ये यहां पर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी यहां से हटेगी और अपना आंसर ये बनेगा कौन सा, हेक्सामीटर फॉलोड बाई पेंटामीटर। इस तरीके से वहां पर आपका लिखा और पढ़ा जाएगा। क्लियर। तो यहां पर फिर रिपीट करता हूं कि क्लासिकल एलएसजिक कपलेट है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सामीटर फॉलोड बाई पेंटामीटर। इतना सा आपका। अगले सवाल पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला है। विच रोमन पोइट, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा रोमन कवि है, इज नॉन फॉर राइटिंग, जिसे यह कहा जाता है कि वो जाना जाता है किसके लिए, राइटिंग एलेजीज, एलेजीज या शोक गीत लिखने के लिए, विद द थीम्स, जिसमें विषय वस्तु लॉस की है और लव की है। लव का मतलब वहां पर वन साइडेड लव, एक तरफा जो प्यार है उसमें धोखे की, बेवफाई की बात की जाती है और साथ में उसके लॉस या फिर आपके नुकसान की बात बताई जाती है। तो ऐसा लिखने वाला अपना रोमन पोइट है तो उसके बारे में सीधा सीधा पता होगा। जैसे आपको दांते नाम मिलता है तो द डिवाइन कॉमेडी याद आती है, वैसे आपका वहां पर लव एंड लॉस के बारे में एलेजीज लिखने के लिए सीधा सीधा नेचर ऊपर वाले तीन में से जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो नजर आएगा। मैं आपको इतना वक्त इसलिए देता हूं कि आप थोड़ा सा सोच पाएं इसके अंदर। कई बच्चों की आदत होती है ना तुक्का लगाने वाली, कि मेरा 3 में से 2 तुक्के लग ही जाएंगे, आपका 10 में से 5 तुक्के लग ही जाएंगे। तो उनको तुक्का लगाने की कभी आवश्यकता होती भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए ऐसा काम। क्योंकि रीजन क्या है, जब तक लॉजिकली, जब तक आपके पास में फैक्चुअली चीजें नहीं होती हैं वो सॉल्व नहीं होती हैं। तो यहां लव एंड लॉस के बारे में एलेजीज लिखने के लिए जिस इंसान को जाना जाता है उसका नाम बेटा जी क्या है, आपका कैटलस है। ठीक है, यहां वर्जिल का इससे रिलेशन नहीं, होमर का नहीं, दांते का इससे कोई रिलेशन नहीं है, दांते को डेंचर ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये क्वेश्चन आपके फैक्चुअल हैं कि टॉमस ग्रे ने एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड लिखा या एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, किसका लिखा हुआ है, टॉमस ग्रे का। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कोई नोशन नहीं अलग से आपका। जब अपन रोमन पोइट की बात करते हैं, पोइट बहुत सारे जिन्होंने लव और लॉस पे लिखा, लेकिन रोमन पोइट वो भी किसके लिए, वहां पर एलेजीज के लिए, और एलेजीज में भी किसके लिए, उन थीम्स के लिए जो कि लव या लॉस के लिए। उसमें किसका नाम आता है, आपका कैटलस का। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखना, व्हाट इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, एक सामान्य चारित्रिक विशेषता क्या होती है किसकी, ऑफ एन एलेजी, एक एलेजी की। एक एलेजी के अंदर जो मुख्य विशेषता, मुख्य चारित्रिक विशेषता की आप बात करते हैं तो वो इसमें कौन सा रहेगा, उसकी चीजें आपको वहां पर देखनी है। बताओ, इसमें कोई प्रोटैगनिस्ट जो मैन एक्टर है उसकी बात करते हैं, हेरोइक नेचर में नहीं करते ना, ये चीजें यहां से क्या हो जाएंगी, आपकी हटेंगी। खाली मुख्य कलाकार की बात इसमें कुछ भी नहीं होती है, कोई मुख्य अभिनेता या मुख्य अभिनेत्री की बात इसमें नहीं होती है। फिर अगला चीज यहां पर आप देखेंगे वो कौन सा, कि रिफ्लेक्टिव टोन, एक ऐसा आपका सोचने समझने बोलने प्रेजेंट करने का नजरिया, एक ऐसा विचार, एक ऐसा दृष्टिकोण जो प्रतिबिंबात्मक होता है या सोचने के लिए माना जाता है, उसे क्या टर्म दिया जाता है, रिफ्लेक्टिव दिया जाता है, उसे रिफ्लेक्टिव बोला जाएगा। तो यह सेंस इसमें बिल्कुल आता है। क्या इसमें किसी स्ट्रक्चर, किसी संरचना के आधार पर किसी नैरेटिव या स्टोरी, किसी कहानी को सुनाया जाता है क्या, कोई वर्णन किया जाता है क्या, नहीं, वर्णन की बात नहीं आती है। एक मेन थीम पर इसमें चर्चा की जाती है। क्या इसमें कहीं पर एंडिंग या समाप्ति या समापन कोई हास्य रस से भरा हुआ होता है क्या,
बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें कॉमिक एंडिंग भी नहीं होती है, इसमें आपका रिफ्लेक्टिव टोन होती है, नैरेटिव स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, हेरोइक प्रोटैगनिस्ट नहीं होता है। तो जो ये आपका नायकवाद को प्रतिबिंबित करने वाला मुख्य अभिनेता या मुख्य अभिनेत्री की बात आती है, ये ड्रामा में हो सकती है, नॉवेल में हो सकती है, फिक्शनल स्टैंडर्ड पे हो सकती है। नैरेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो भी फेबल में आ सकता है, स्टोरी में आ सकता है, शॉर्ट स्टोरी में आ सकता है। कॉमिक एंडिंग की बात करते हैं तो प्ले या ड्रामा मतलब नाटक में लिया जा सकता है। इसमें जो आपका सोचने समझने बोलने सुनने का जो लहजा होता है वो बड़ा विचारणीय होता है कि एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक पशु का, एक पक्षी का, एक कीमती चीज का, एक वहां पर प्रिय व्यक्ति का आपसे दूरी बन जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको चुरा लिया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, वो खो जाता है। ऐसी चीजों के लिए अपन किस पे बात करेंगे? एलएसी पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं, 8वां। हु इज कंसिडर्ड ए मेटाफिजिकल पोएट एंड रॉट एलेजीज। आप ये चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा कवि है जिसे आपका तत्व मीमांसा का कवि भी कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है। मेटा जो एक प्रीफिक्स है ना बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है? बियॉन्ड होता है, के आगे या फिर के परे लिया जाता है। और जिसने वहां पर एलेजीज भी लिखी है, तो एलेजीज तो किस किसने लिखी अगले ने नहीं पूछा, अगले ने यह कहा कि ऐसा राइटर, ऐसा पोएट जिसने एलेजी भी लिखी है और साथ में आपका मेटाफिजिकल भी है। तो मेटाफिजिकल के नाम से जिस पोएट को जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, वो कौन है? जॉन डन। जैसे आपने यूजी के अंदर अगर पोइट्री पढ़ी है, जसबीर जैन का जो एंथोलॉजी है, कलेक्शन है, जिसमें गव एंड केचे, फॉलिंग स्टार है, वैसे आपके पास में द सनराइजिंग है। तो यहां इन पोइम्स को पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं आपके टीचर ने आपको मेटाफिजिकल से इंट्रोड्यूस करवाया होगा। अगर नहीं करवाया है तो अब सुन लीजिएगा कि जॉन डन है वो कैसा पोइट है आपका? वहां पर मेटाफिजिकल पोइट है। और मेटाफिजिकल पोइट के होने के साथ साथ में उसने एलेजीज का काम भी वहां पर किया है। इसमें हमें इससे कोई रिलेशन नहीं है जॉफ्री चौसर से, विलियम वर्ड्सवर्थ से, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से, हमें यहां से कोई रिलेशन नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। विच पोइट इज एसोसिएटेड विद रशियन एलेजाइक पोइट्री। निम्नांकित में से ऐसा कौन सा बंदा है जिसे आप रूस की एलेजाइक पोइट्री से संबंधित मानते हैं? देखो, ये जो पीछे क्वेश्चन आए, आपने अगर ध्यान दिया हो, यहां पर अपन मेटाफिजिकल की बात कर गए, यहां वाले पार्ट में आएंगे तो यहां पर रोमन एलेजीज की बात कर गए, ठीक है। और अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? एलेजीज की बात तो कर रहे हैं, अपने पास में एलेजाइक जो आपका पोइट्री है उसकी बात तो की जा रही है, लेकिन वो कौन से क्षेत्र, कौन सी भाषा विशेष से जुड़ा हुआ? आपका रशियन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ में संबंधित पक्ष आपका देखा गया है। तो इसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, और फैक्चुअल क्वेश्चन में जिसका नाम आएगा उसे अपन क्या कहेंगे? एना अखमतोवा। इसे बोलना भी आना चाहिए, एना अखमतोवा। इस तरीके से यहां पर इनकी बात अपन इसमें नहीं रख सकते। कौन सा आपका? जोकेन जुबेला, रेना मारिया रिल्के, टॉमस ग्रे। देखो टॉमस ग्रे अभी अब आपको याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। टॉमस ग्रे का एलेजी कौन सा है? एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, अपने आप आएगा, इंग्लिश में आ जाएगा ना आपका। तो यहां से दो चीजें तैयार हो गई, टॉमस ग्रे तैयार हो गया, एना अखमतोवा आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये फैक्चुअल हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। व्हाट डज द थीम ऑफ कंसोलेशन इन एन एलेजी रिप्रेजेंट। जब आपके एलेजी के अंदर अपने पास में एक थीम आती है, एक विषय वस्तु आती है, और कौन सा सब्जेक्ट मैटर, कौन सा आपका सेंट्रल आइडिया आता है, जहां पर आप क्या देते हैं? कंसोलेशन देते हैं। किसमें? आपका एलेजी में। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट का अगर अपन मीनिंग लेना चाहें तो बताओ यहां पर इसे क्या कहा जाएगा? जब चीजों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको समझाने की कोशिश वहां पर करते हैं, यह सेंस इसमें रखा जाएगा। क्या इसमें लाइफ का, जीवन का सेलिब्रेशन या कोई उसका महोत्सव या उत्सव कुछ रखा जाना है? क्या खुशी की बात इसमें होती है? नहीं होती है, ठीक है। यहां पर अपने पास में एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस, आपको लॉस हुआ है, किसी चीज का नुकसान हुआ, किसी व्यक्ति को खोया, किसी वस्तु को खोया है, उसकी आप स्वीकारोक्ति करते हैं, आप भरे मन से इस चीज को स्वीकार करते हैं कि आपका ये नजदीकी, आपका ये प्रिय व्यक्ति आपसे जुदा हो गया, आपसे दूर हो गया है, भगवान ने इसे अपने पास बुला लिया है, या फिर कोई कीमती वस्तु आपकी टूट गई है, चोरी हो गई है, लाइक दैट। जो आपका लॉस हुआ है ना, चाहे वो इंसान का होता है, पशु पक्षी का होता है, या फिर आपका किसी वस्तु का होता है, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। वो किसमें है? आपका वहां पर एलेजी के अंदर
कंसोलेशन कि या एक्सेप्टेंस के बाद में आपको सांत्वना मिलती है। पर नहीं जानते क्या कि घर के अंदर वहां पर कई बार आप देखते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में बाहर से लोग आते हैं, आपको कंसोल करते हैं, कंडोलेंसेस देते हैं आपका, ठीक है, सांत्वना सहानुभूति आपके साथ में जताते हैं, दर्शाते हैं। अगले पार्ट में आना, यहां पर बात किसकी होती है? ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब जो दुख है, दुख में जो आपका अवॉइडेंस है, मतलब बचने का जो भाग आता है, वो किस में चला जाएगा बताओ आपका? वहां पर एलर्जी से परे, क्योंकि इसमें ग्रीफ को आप छोड़ नहीं सकते, ग्रीफ तो इसमें होगा। तो अवॉइडेंस है या एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस, तो ये अवॉइडेंस यहां से हटेगा। रिफ्लेक्शन ऑन सक्सेस, आपकी सफलता है उस पर आपका प्रतिबिंबन के साथ में विचार विमर्श करना, अपने विचारों को उसके साथ में संजो के रखना, ये जो चीज आपके पास आती है ये यहां पर अलग पार्ट की हो जाएगी, इसके साथ में से जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये खुशी को बयां करेगी। अगर सक्सेस मिलती है उस पर आपकी बातें होती हैं, उस पर आपके आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, उसका फेवर, उसका अगेंस्ट होता है, उसका फॉर अगेंस्ट होता है, प्लस माइनस होता है, प्रोस कॉन्स होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव बात करता है। लेकिन यहां जो सेंस मिला वो किसका? लॉस का मिला है, और लॉस के साथ में एक्सेप्टेंस की बात मिली है। कहने को मुझे ग्रीफ वर्ड मिला कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ग्रीफ को मुझे क्या करना है? अवॉइड करना है। ग्रीफ को मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। वो चीज किसमें? आपकी एलर्जी से बाहर है। अगर ग्रीफ को आप एक्सेप्ट कर जाते हैं तो एक्सेप्ट करते हो किसमें आ जाएगा? आपका एलर्जाइक कंटेंट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11, Which of the following is not a characteristic of an allergy? निम्नांकित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि एलर्जी का पार्ट नहीं कही जा सकती है? कि एलर्जी में क्या क्या नहीं होता है। यहां बड़े आपका अपर केस के अंदर कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जो इसकी चारित्रिक विशेषता, प्रमुख विशेषता नहीं है। तो पहला वर्ड मॉर्निंग, देखो ये स्पेलिंग गलत नहीं छपा है, MOUR है, कहीं आप ये सोच लो कि सर इसमें यू अक्षर गलत छपा है, नहीं। जब किसी भी आपके खोने या मरने विशेष पर आप क्या करते हैं? शोक जताते हैं, तो शोक जताने के भाव को अपन क्या कहते हैं? मॉर्निंग करना। एक वर्ड अपने पास में ये आता है MORNING। अगर इसकी मैं बात करूं तो इस मॉर्निंग का मतलब क्या है? सुबह से है, प्रातः काल से लिया जाएगा आपका। यहां अगली बात, प्रेज ऑफ द डिसीज। डिसीज का मतलब जो डेड है, जो मृत है आपका, जो दिवंगत आत्मा है, जो परलोक सिधार गया है, ऐसे इंसान की मरने के बाद में उसकी अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियां हैं, उनको गिनाना और उसकी बड़ाई करना। तो आप शोक भी जताते हैं और उसके अचीवमेंट्स पर भी आप बातें करते हैं, बिल्कुल होता है। क्या ये रोमांटिक कॉमेडी हास्य रस से भरा हुआ है? क्या इसमें वहां पर कुछ इनोवेशन, इंप्रोवाइजेशन होते हैं? क्या इसमें कुछ प्रेम प्रसंग की बातें चलती हैं? क्या नहीं चलती हैं। फिर अगला पार्ट यहां पर कौन सा? कंसोलेशन वाला। कंसोलेशन का मतलब आपके पास में सांत्वना का भाव बिल्कुल आता है। तो ये मॉर्निंग शोक जताना इसका कैरेक्टरिस्टिक है। डिसीज या डेड है उसके अचीवमेंट्स की प्रेज करना इसका कैरेक्टरिस्टिक है। कंसोलेशन देना ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें कौन सा नहीं है बेटा जी आपका? वहां पर ये वाला पार्ट नहीं है। हमें नेगेटिव पूछा है ना, तो उल्टा चिन्हित कर दो। ये इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें है। इसमें कौन सा नहीं बताओ आपका? वहां पर रोमांटिक कॉमेडी नहीं है। अब यहां से ऐसा सवाल जो कि कॉन्सेप्चुअल होता है उसमें 3 ऑप्शंस को काटा जाता है और फिर सही विकल्प पर आपका पहुंचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। विच पोइट रॉट डू यू नो एलर्जीज? यहां पर यह भी वही जैसे टॉमस ग्रे ने क्या लिखा था बताओ आपका? एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो यहां पर सीधा सीधा कवि का नाम और आपका एलर्जी का नाम वो आपको देखने को मिलता है। तो यहां जो एलर्जी का नाम है, डू यू नो एलर्जीज के हिसाब से वो जो लिखा हुआ आपका व्यक्ति है जिसके द्वारा लिखा गया उसका नाम क्या है? रेनर मैरिया रिल्के। राइना मैरिया रिल्के। अपन क्या पढ़ते हैं? राइनर मारिया रिल्के। इतना प्रेशर नहीं डालना है, केवल सिंपली आपको क्या बोलना है इसमें? राइनर मैरिया रिल्के। इस तरीके से वहां पर इसे पढ़ा जाएगा। तो इसमें याद 2 ही चीजें रखनी है। क्रिएशन का नाम क्या है? डू यू नो एलर्जीज, और जो क्रिएटर है वो कौन है आपका? राइनर मैरिया रिल्के। टॉमस ग्रे फिर से याद करवा देता हूं, एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। जॉर्डन की बात करते हैं, मेटाफिजिकल पोइट है आपका। ओविड की अभी अपन बात नहीं करेंगे, ये लेटर ऑन जैसे जैसे मैटर को एक्सप्लेन करता चलूंगा तब इसको आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। द एलर्जी ओरिजिनेटेड इन विच लिटरेरी ट्रेडिशन? जो एलर्जी है वो कौन से आपके लिटरेरी ट्रेडिशन या साहित्यिक परंपरा में विकसित हुआ है? इसकी उत्पत्ति हुई, इसका उद्भव निकल कर आया। ट्रेडिशन का मतलब परंपरागत स्तर पर, मतलब मॉडर्न है, मिडल है या एंशंट है?
एंशंट है, प्राचीन है, वो जो साहित्यिक है, यहां से चीजें क्या हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं, इनका वहां पर उत्पत्ति का भाव आया है, उद्भव का भाव हमें देखने को मिला है। तो यहां इस टर्म में जब तुम गौर करो तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि जब आपके ग्रीक नेचर की बात आती है, यूनानी नेचर की बात आती है, एंशंट ग्रीक की, जहां पर एलागोस फ्यूनरल का जो आपका लेमेंट होता है उसके लिए यूज किया गया है। तो इसमें फ्रेंच का भाव नहीं, रोमन का नहीं, जर्मन का नहीं, एंशंट ग्रीक आया। तो अगले ने हमें क्या दे दिया, केवल ग्रीक दे दिया, एंशंट नहीं दिया। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लिटरेरी जो ट्रेडिशन है उसमें सबसे पहले इसका जो ओरिजिन है कहां से देखा जाता है, ग्रीक। ग्रीक का मतलब यूनानी भाषा से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, व्हाट इज द फोकस ऑफ एन एरोटिक एलर्जी। एरोटिक एलर्जी है, उसका फोकस वहां पर क्या होता है, मतलब एरोटिक एलर्जी है उसके अंदर कौन सी चीज आपकी देखी जाती है। तो सबसे पहले बेटा जी आपको यह पता होना चाहिए कि एरोटिक कहा किसे जाता है, एरोटिक के मायने वहां पर क्या होते हैं। एरोटिक है, एरोटिक का जो मीनिंग है वो होता क्या है। तो कुल मिला के आप ये गौर करना, वहां एरोटिक एक ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग से आपका जुड़ा हुआ रहता है, और उसमें प्रेम प्रसंग भी कैसा, जो लस्ट वाला पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका कोजिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट कहते हैं, कामोत्तेजक, ऐसा शब्द वहां पर काम में लिया जाता है। देखो बेटा जी, दो चीजें होती हैं, एक लाइफ में क्या बोलते हैं अपन, लव, और एक क्या बोलते हैं आपका, लस्ट। लव जो है वो प्रेम के लिए आता है, कहने को ढाई आखर प्रेम के हैं, ठीक, लेकिन ये निस्वार्थ होता है, सेक्रीफाइस या त्याग पर आधारित रहता है। आप ऐसा नहीं कि लव करने के बाद उसके शादी के सपने देखने लग जाएं, फ्यूचर पीढ़ी के बच्चों के नाम सोचने लग जाएं, आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचें। दैट इज नॉट द ट्रू लव। ये सच्चा प्रेम नहीं होता है। सच्चा प्रेम वो होता है जहां पर आप अगले की खुशी के लिए खुशी खुशी अपना पूरा का पूरा जीवन क्या कर देते हैं, आपका निछावर कर देते हैं, आपका न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा पार्ट लव में आता है। और जब लस्ट की अपन बात करते हैं तो लस्ट क्या है, शरीर की भूख होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वासना कहते हैं, काम वासना कहते हैं, जो क्यूपिड है उनके द्वारा कंट्रोल होती है, जिसे आप हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में किसका नाम देते हैं, आपका कामदेव का नाम भी देते हैं। तो जो चीजें आपकी एरोटिक होती हैं, एरोटिक क्या है, जो कोज है, कोज का मतलब कारण है, और किसका कारण है आपका वहां पर, और एक्साइटमेंट, उस उत्तेजना का है, ठीक है। और एक्साइटमेंट भी कैसा, आपका इन ब्रैकेट लिख रहा हूं, जो एक्साइटमेंट आपका सेक्सुअल होता है, और इसे सिंपल हिंदी भाषा के शब्द में कहूं तो इसे क्या कहा जाएगा, आपका कामोत्तेजक कहा जाएगा। ये पैटर्न इसमें काम आता है। तो अपने पास ऐसा कौन सा हिस्सा है जो एरोटिक एलर्जी से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत में कोई व्यक्ति है किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ता है तो लव से जुड़ता है, लेकिन उसकी अगली स्टेप क्या बन जाती है, लस्ट बन जाती है। और उसके बाद में या तो लस्ट मिलती नहीं है, या लस्ट मिलने के बाद में प्रायश्चित होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, या मैंने किसी के साथ में क्या किया। कई बार ऐसा होता है किसी से आप प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला आपसे प्रेम नहीं करता है, सामने वाला केवल आपसे लस्ट निकालना चाहता है। ऐसी स्थिति में आपका लव लस्ट में बदला है, और ये जो दुख होता है उस दुख को अपन किसका नाम देते हैं, एरोटिक एलर्जी का नाम देते हैं। तो क्या इसमें मरे हुए प्राणी के लिए आप शोक जताते हैं, नहीं ना। क्या इसमें एपिक, एपिक का मतलब महाकाव्य, उसके एडवेंचर्स या साहसिक प्रयासों की बात करते हैं, नहीं करते ना। क्या इसमें पॉलिटिकल कमेंट्री, राजनीतिक जो टीका टिप्पणी है, क्या उसकी बात करते हैं, क्या नहीं करते ना। तो इसमें मेनली जो अपने पास बात होती है, बताओ किसकी होती है, रोमांटिक लव की बात होती है, जो आपके प्यार की बात वासना से जुड़ जाती है आपकी, उससे यहां से जोड़ा जाता है। अगले सवाल पे आ जाएं, विच फ्रेंच पोइट इज एसोसिएटेड विद एलर्जीज। आपका कौन सा ऐसा फ्रांसीसी कवि है जिसे एलर्जीज या दुखांतिकाओं के साथ में, शोक गीतों के साथ में जोड़ा जाता है। तो अपन ने पर्शियन की बात कर ली है, अपन ने रोमन की बात कर ली है, अपने ब्रिटिशर या फिर इंग्लिश की बात वहां पर आपका कर ली है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, बताओ, आपका फ्रेंच पोइट की बात कर रहे हैं, जिसका संबंध किसके साथ में है, एलर्जीज के साथ में है। तो यहां पर इसमें जो पहला नाम है, जोक्वाइम डू बैले, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, बताओ क्या नाम है, जोक्वाइम डू बैले। ये नाम किसके साथ जुड़ेगा, फ्रेंच एलर्जीज के साथ जुड़ेगा। यहां पर मुझे आपका चार्ल्स बॉल्डर, इससे मतलब नहीं है, विक्टर ह्यूगो से मतलब नहीं है, पॉल वर्लैंड से मतलब नहीं है। कहने को इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा होता है, हर के बारे में 10-10 मिनट बोला जा सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा, यहां केवल फैक्चुअल पकड़ना है कि कौन सा किसके लिए जाना जाता है, किसने क्या लिखा, इतनी बातें आपको वहां पर पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। ये बहुत बढ़िया सवाल है जो कि आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित है। व्हाट इज द टिपिकल प्रोग्रेशन
इन एन एलर्जी, एक एलर्जी के अंदर सबसे बड़ी चीज जो कि विशिष्ट प्रकार के आपके उदाहरण में मिलती है उसके विकसित अवस्था में अपने को देखने को मिलती है। तो पहला जो वर्ड टिपिकल है, टिपिकल का मतलब क्या होता है, जो विशिष्ट होता है। जो वर्ड आपको बच्चों नहीं आता है ना, उसको आप कहीं ना कहीं साथ में क्या कर लें, आपका नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के साथ में उसे नोट किया जा सकता है। तो जब विशिष्ट प्रकार की प्रगति देखने को मिलती है, उन्नति देखने को मिलती है, तो टिपिकल के मायने क्या है, जो चीजें कैसी होती हैं बताओ, आपका वहां पर विशिष्ट होती हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, जहां पर इन चीजों को आप उन्नति का नाम देते हैं, प्रगति का नाम देते हैं, विकास का नाम वहां पर देते हैं, और साथ में एलर्जी जो शोक गीत के लिए आपका जाना जाता है। तो यहां सबसे पहले इसमें कौन सी चीज आएगी बताओ आपका, जिसके आधार पर इसे आपका आगे बढ़ाया जा सकता है। तो टिपिकल जो नेचर है उसमें सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या आनंद होता है। सबसे पहले किसी के मरने खोने पर आनंद थोड़ी होगा, तो जोई तो हट जाएगा। क्या शुरू में सेलिब्रेशन करोगे आप, नहीं करोगे ना। क्या लास्ट में आपको खुशी होगी, क्या नहीं होगी। देखो काटने का तरीका आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में सवाल को सोल्व कैसे किया जाता है। अब आपके पास में एक बच्चा जो आपका आंसर है रीजन सुनना, आप किसकी बात करते हैं, दुख की बात करते हैं। दुख की बात तो करते हैं कि वो मर गया, लेकिन उसके बाद में उसके जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी उपलब्धियां हैं, उनकी आप प्रशंसा करते हैं। और लास्ट में जो आदमी दुखी हो रहा है, उसके परिवार का सदस्य, उसका करीबी, उसको आप क्या देते हैं, कंसोलेशन देते हैं। खुद को भी कंसोल करते हैं, खुद का कंधा थपथपाते हैं कि उसके बचे हुए सपने हमें पूरे करने हैं, उसकी लाइफ को हमें इस तरीके से आगे बढ़ाना है ताकि उसका नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया जा सके। तो सबसे पहले ग्रीफ की बात आती है, फिर इसमें प्रेज की बात आती है, फिर इसमें आपका कंसोलेशन की बात देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका जॉय पहले आया, सेलिब्रेशन आया, उसको काट दो। हैप्पीनेस का इसमें कोई रोल नहीं है। प्रेज होता है, कंसोलेशन होता है, ग्रीफ होता है, तीनों पार्ट उसमें मिलते हैं। आपको ये नहीं पता ना कौन सा पहले, कौन सा बीच में, कौन सा बाद में, तो भी दिक्कत नहीं है, आपको तीनों वर्ड जिसमें मिल जाएंगे वो आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिएगा, विच रोमन पोइट, ऐसा कौन सा रोमन कवि है जिसे इज नॉन फॉर, जाना जाता है। और किसके लिए जाना जाता है, फॉर हिज कलेक्शन, उसके उस संग्रहण के लिए जाना जाता है जिसका नाम क्या है, टाइटल्ड अमोरस, रिटन इन एलेजाइक कपलेट। अभी भी मैंने करवाया था। एलेजाइक कपलेट क्या है आपका, हेक्सामीटर फॉलोड बाई पेंटामीटर। ऐसे सवाल याद होते हैं, हेक्सामीटर फॉलोड बाई पेंटामीटर। ठीक है, अब जब इसे लिख रहे हैं और इसके अंदर लिखा हुआ क्रिएशन का नाम क्या है, अमोरस है, तो ये कौन सा रोमन पोइट है जिसने ऐसा काम किया, तो रोमन पोइट ओविड है। यहां पर इसमें कहीं कोई कॉन्सेप्चुअल ब्रेकिंग नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये टर्म एनुअस है, कैटलस है, वर्जिल नहीं है ना, कौन सा है, ओविड। हमें क्या याद रखना है, 4 फैक्ट याद रखने हैं। फैक्ट नंबर 1, व्यक्ति का नाम ओविड। फैक्ट नंबर 2, उसके क्रिएशन का नाम अमोरस। फैक्ट नंबर 3, उसकी कपलेट्स कैसी हैं, एलेजाइक। फैक्ट नंबर 4, कहां से जुड़ता है, रोम से जुड़ता, क्या कहा जाएगा, रोमन पोइट। अगले सवाल पे आ जाएं, व्हाट पोइटिक फॉर्म वाज कॉमनली यूज्ड इन ग्रीक एलेजीज, यूनानी जो आपकी एलेजीज हैं उसके अंदर अपने पास में कौन सा सामान्य रूप काम में लिया जाता था। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो बेटा जी आपको मैंने बता रखा है, ग्रीक एलेजीज, एंशंट एलेजीज या फिर आपका एलेगोस से बना हुआ जिसमें आपके कपलेट काम में लिए जाते हैं, उनका नाम बार बार आज यूज हुआ है, कौन सा बेटा, एलेजाइक कपलेट्स वाला। 4 से 5 बार अलग अलग क्वेश्चंस में ये चीज आपको वहां पर देखने को मिलती है। हेरोइक कपलेट्स वाली चीज इसमें नहीं होगा, ब्लैंक वर्स वाली चीज इसमें नहीं होगी, फ्री वर्स वाली चीज इसमें आपकी वहां पर नहीं होगी। अगली बात पे आ जाएं, व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी इज कॉमनली फाउंड इन एलेजीज, एलेजीज के अंदर या फिर आपके शोक गीत अलग अलग होते हैं, उसमें सामान्य तौर पर हमें कौन से इमेजरी का या शब्द चित्रण है वो देखने को मिलता है जिसमें इन चीजों को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पर उस भाषा को डिजाइन किया जाता है। एलर्जी कभी झूठ पर आधारित नहीं होती है, एलर्जी बिल्कुल नैसर्गिक होती है, प्राकृतिक होती है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है, रियल होती है। किसी का लॉस हुआ है तो ही बताया जाएगा, इमेजिनेशन या कल्पना में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो पहली बात कि एलर्जी है ना वो केवल और केवल इस बात पे निर्भर नहीं करती कि ये ग्रामीण है या ये
शहरी है। इस बात में निर्भर नहीं करती है कि यहां पर इसमें पौराणिक कहानियां है या नहीं है, काल्पनिक चीजें हैं या नहीं है, इसमें कोई चीज भावनात्मक स्तर की है, केवल भावनात्मक स्तर नहीं है, इसमें रियलिटी भी आएगी और रियलिटी के साथ में वहां पर आपको एक वर्ड है, दूसरे वर्ड के बारे में कुछ सिंबल देता हुआ मिलेगा, कुछ प्रतीक चिन्ह वहां पर बताता हुआ मिलेगा। तो इनको अपन काटते हैं। पहली बात तो देखो, यहां मिथोलॉजिकल, पौराणिकता का कोई दृष्टांत इसमें होता है? नहीं होता है। क्या कोई फैंटास्टिकल, मतलब कोई इमेजिनेशन की बात आती है? यहां फैंटास्टिकल का मतलब शानदार नहीं है, बल्कि इमेजिनेशन, काल्पनिकता से लिया जाएगा। क्या इसमें वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नेचर या सरियल नेचर आता है? मतलब भावनात्मक स्तर पर जो आपका उतार चढ़ाव है वो मिलता जरूर है, लेकिन केवल भावना नहीं है, साथ में रियलिटी भी इसमें देखने को मिलती है। क्या ये अर्बन सिर्फ शहरी है? नहीं, ग्रामीण भी तो हो सकता है, पेस्टरल भी तो हो सकता है, आपका केओटिक। क्या आपका उथल पुथल मचाने वाला होता है? नहीं, बिल्कुल शांत वे में चलने वाला होता है। तो जो इसमें झूठ या फिर आपका सच, इनमें से सच को चुना जाता है, झूठ को वहां अलग किया जाता है। तो ये मैनर बताओ कैसा है आपका? नेचुरल है। नेचुरल का मतलब कैसा है? प्राकृतिक है, सहज है, स्वाभाविक है आपका, और साथ में प्रतीकात्मक अवस्था में आपका दिखाने वाला होता है। तो इसका टर्म कैसा है आपका? नेचुरल एंड सिंबॉलिक, इसके साथ में से जोड़ा जाएगा। तो वो टाइप ऑफ इमेजरी इज कॉमनली फाउंड इन एलेजीज। एलेजीज के अंदर वहां कौन सा प्रकार है जिसे यहां देखा जा, से यहां पर बताया जा सकता है? ठीक है, कौन सा रहेगा? नेचुरल एंड सिंबॉलिक। अगले सवाल पे चलें, आज का लास्ट का सवाल। देखो, कल मैंने आपको 30 सवाल दिए थे, आज की क्लास में आपके पास में 20 सवाल आ ही गए। हु अमंग द फॉलोइंग रोट एलेजीज इन द नीदरलैंड्स? नीदरलैंड्स के अंदर एलेजीज किसने लिखी हैं? आपका अलग अलग जगह आपसे पूछ लिया गया ना आपका, तो गौर करो, यहां पर एक आर्टिकल का क्वेश्चन आपसे तैयार हो जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, आपका हॉलैंड्स है, हॉलैंड नहीं हॉलैंड्स, नीदरलैंड नहीं नीदरलैंड्स है, वेस्ट इंडी नहीं वेस्ट इंडीज है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूके यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया है, ग्रेट ब्रिटेन है। अब ऐसी चीजों में आप ग्रुपिंग को शो करते हैं तो उनके साथ में डेफिनेट आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। अब यहां यह कहा कि नीदरलैंड्स में लिखने वाला ऐसा कौन सा पोएट या ऐसा कौन सा राइटर है जिसने क्या लिखी है? वहां पर आपका एलेजीज लिखी है। तो आप अगर गौर करोगे ना तो यहां पर नाम अलग अलग आए। देखो, टॉमस ग्रे आया हुआ है, रेनर मैरिया रिल्के आया हुआ है, जोकैम जो बेले आया हुआ है। तो आंसर तो अपने आप बचेगा, लेकिन हम वन बाय वन चेक करेंगे ताकि आपको पीछे वाला मैं दोबारा से तैयार आपका करवा सकूं। यहां पर गौर करना, ये जो फ्रेंच पोइट है जिसने वहां पर एलेजीज की बात की, वो कौन है? जोकैम डू बेले। तो जोकैम डू बेले कैसा है? आपका फ्रेंच है। ठीक, अब ये चीज वन बाय वन आप निकालते चलना ताकि इजीली आपको वहां पर पता चले। जैसे आपने लास्ट में देखा ये वाला पार्ट, ये किससे जुड़ा हुआ बताओ? आपका फ्रेंच। पीछे वाला निकालकर आपको सिखाऊंगा तो कम से कम ये चीजें रिपीट होंगी, आप इजीली याद भी कर पाओगे। फिर इससे ऊपर चलते हैं क्योंकि बाकी तीनों नाम आपने वहां पर पढ़ रखे हैं। अगर मैं नेक्स्ट नाम आपका लेता हूं यहां पर डुइनो एलेजीज वाला, डुइनो एलेजी लिखने वाला कौन है बताओ? रेनर मैरिया रिल्के। ये क्या है बताओ? आपका डुइनो एलेजीज को लिखने वाला है। और एक नाम जो मैं आपके लिए सिंपली लास्ट में आपसे ही पूछ लेता हूं, आपकी आवाज तो मेरे तक नहीं आएगी, आपके वीडियो जब रिकॉर्ड होता है तो लाइव क्लास नहीं होती, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, अपना कम्युनिकेशन गैप आता है, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सही है या नहीं है। नाम किसका आ रहा है? टॉमस ग्रे का। ये क्या लिखता बताओ आपका वहां पर? एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये तो किसके बारे में आ रहा है? डुइनो एलेजीज के बारे में। और ये किसके बारे में आ रहा है आपका? एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसके साथ में आपका जुड़ता है। तो ये चीजें अपन तीनों काट देंगे। ये फ्रांसीसी से जुड़ा हुआ है, इसका क्रिएशन अपन ने अलग से पढ़ा, इसका क्रिएशन अपन ने अलग से पढ़ा। तो नीदरलैंड्स के अंदर जिसका नाम जोड़ा जाएगा उसका नाम क्या है आपका? जोहेनस सेकंडस है, जोहेनस सेकंडस। आज वाले सारे सवाल बेटा जी ऐसे हैं जिनमें आप 20-20 सेकंड भी देना तो इजीली कर सकते हैं। एलेजी का एक पार्ट मुझे आपको और भी करवाना पड़ेगा, डेफिनेटली इट विल बी देयर। ये पार्ट 1 मान के चलिएगा। इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई भी लिया है, लेकिन जो नॉर्मल बेसिक के क्वेश्चन आते हैं उनकी बात मैं यहां पर करवाऊंगा। कुछ बच्चों को तकलीफ होती है कि सर ये कवर नहीं होता, तो मैं इसको एक बार रिपीट करवा देता हूं आप लोगों के लिए, उसे ढंग से देखना। जैसे पहला सवाल अपने पास में क्या है? एलेजी का प्राइमरी पर्पस, बोलो मेरे साथ, क्या है? टू मॉर्न ए लॉस। दूसरा क्वेश्चन कि मोस्ट एसोसिएटेड एलेजी की जो थीम्स हैं किस पर आधारित हैं? ग्रीफ एंड
कंसोलेशन। अगला सवाल वहां पर कि जो एलेजी है, एलेजी शब्द है वो कहां से निकल कर आया, तो सीधा सीधा बता सकते हैं वहां पर ग्रीक भाषा से निकल कर आया। फिर अगला, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये किसका लिखा हुआ है, टॉमस ग्रे का लिखा हुआ है। फिर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलेजाइक कपलेट्स और क्लासिकल एलेजाइक कपलेट्स, तो उसमें पहले हेक्सामीटर आता है, उसके बाद में आपका पेंटामीटर आता है। अगला सवाल, कौन सा रोमन पोइट है जिसे एलेजीज के लिए जाना जाता है, जिसने लव और लॉस पे लिखा, उस व्यक्ति का नाम कैटलस है। फिर अगला सवाल कि एलेजी की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है, रिफ्लेक्टिव टाउन के नाम से है। फिर यहां पर मेटाफिजिकल पोइट है जिसने वहां पर एलेजीज लिखी है, उसका नाम जॉन डन है। फिर यहां पर कौन सा जो आपका वहां पर पोइट्री को लिखने वाला ऐसा पोइट जो कि रशियन एलेजी से जुड़ा हुआ है, एना अखमतोवा है आपका। फिर अगला सवाल कि कंसोलेशन का जो थीम आता है, कंसोलेशन का थीम किसमें, एलेजी में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीफ को भी हालांकि करता है लेकिन ग्रीफ को अवॉइड नहीं करता है, ग्रीफ को भी एक्सेप्ट करता है, लॉस को भी क्या करता है, एक्सेप्ट करता। तो ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसमें वर्ड क्या था आपका, अवॉइडेंस था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एलेजी है, उसका पार्ट नहीं है आपका वहां पर, ऐसा इसमें पूछा गया। तो मॉर्निंग इसका हिस्सा है, प्रेज ऑफ द डिसीज्ड इसका हिस्सा है, कंसोलेशन इसका हिस्सा है, रोमांटिक कॉमेडी इसका हिस्सा नहीं है। रोमांटिक लव आता तो फिर भी अपन मान लेते। अगली बात कि जुइनो एलेजीज किसका लिखा हुआ है, राइनर मैरिया विल्के का लिखा हुआ है। अगले सवाल पर लिटरेरी ट्रेडिशन जो एंशिएंट नेचर में अपन देखते हैं, तो एलेजी कहां ओरिजिन हुआ आपका, ग्रीक में हुआ। फिर अगला एरोटिक एलेजी है, उसमें अपन क्या देखते हैं, रोमांटिक लव देखते हैं, फुल ऑफ लस्ट आपका वहां पर माना जाएगा। जो आपका एलेजीज है फ्रेंच पोइट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, उसका नाम क्या है, जकैम डू बैले है। अगला सवाल, एलेजी का टिपिकल प्रोग्रेशन है, उसमें सबसे पहले ग्रीफ होता है, उसके बाद में प्रेज होता है, फिर आपका कंसोलेशन होता है। नेक्स्ट सवाल में जो एलेजाइक कपलेट्स हैं, कौन सा रोमन पोइट है जिसने एमॉर्स के नाम से लिखा है, उसका नाम ओविड लिया जाता है। फिर अगला वहां पर कॉमनली यूज्ड जो आपका पोइटिक फॉर्म है ग्रीक एलेजीज के लिए, उसे अपन एलेजाइक कपलेट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वाले में कॉमनली आप एलेजीज के लिए कौन सा इमेजरी फाउंड करते हैं, एलेजी नेचुरल सेंस में लिखी जाती है, सिंबॉलिक मैनर में लिखी जाती हैं। और अगला वहां पर नीदरलैंड्स की अपन बात करते हैं, तो वहां पर आपका जोहानस सेकंडस नाम का आपका पोइट है जिसने नीदरलैंड में क्या लिखी है, आपका एलेजीज लिखी हैं। अभी जो ये सवाल है इनको देखने के बाद में आपको घबराना नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मोर देन 80% हमारा सुना हुआ नहीं है, लेकिन इनका जो फैक्ट अगर आपने एक बार अब देख लिया ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अचानक मैं आपसे पूछ लूं ना कि एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड किसका, तो आप आराम से बता पाएंगे, टॉमस ग्रे का है। अब इसके जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशनल लेवल के ऊपर जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, उनका भी आपका एक एमसीक्यू का क्लास में वहां पर और रख दूंगा, जिसमें कुछ पीवाईक्यूज भी आपके डाले जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास है आपके लिए काफी हेल्पफुल, काफी असिस्टिंग रही होगी। तो मिलता हूं आपका वहां पर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।